अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नया लेक्चर है जिसके साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई क्यूरियस होता है कि इस टॉपिक में है क्या, और वो क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। हमने जब से होश संभाला है हमने तब से न्यूटन का नाम सुना है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि न्यूटन के कौन कौन से लॉज हैं, उनको हम इन डिटेल क्या करेंगे डिस्कस। आए चलते हैं न्यूटन के लॉज क्या है, उनका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आए चलते हैं जी स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं न्यूटन के लॉज का इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले आपने बहुत तारीफें सुनी होंगी न्यूटन की, लेकिन सबसे पहले हम इसके लॉज की जो लिमिटेशन है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कहता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड के साथ मूव करते हैं, जिस तरह मैं कह सकता हूँ डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारी जो कार है उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 200 मीटर पर सेकंड हो सकती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब उससे ये स्पीड बहुत कम है। तो इन शॉर्ट जो न्यूटन के लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वेरी स्मॉल वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्मॉल स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम इसे बड़े लेवल पे जहां पे बड़ी हाई स्पीड होती है वहां पे न्यूटन के लॉज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही इसकी क्या है लिमिटेशन है। और अगर हम बात करें कि हाई स्पीड के साथ कोई पार्टिकल मूव करता है, जिस तरह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, तो वहां पे हम आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। न्यूटन लॉज are valid for daily life objects moving with low speed as comparable with speed of light। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उसको c से इंडिकेट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के लॉज को हम डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है एज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर हाई स्पीड आ जाए तो उसके लिए हम किसे इस्तेमाल करते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को। वहां पे न्यूटन के लॉज क्या हो जाते हैं, फेल। उसको भी हम राइट कर लेते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद high speed such as electrons, then Newton laws fail। और यहां पे न्यूटन के लॉज क्या हो जाते हैं, फेल। एंड आइंस्टाइन्स relativistic mechanics is used। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हम किसे इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, जो कि लो स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव। और दूसरे नंबर पे आइंस्टाइन का करैक्टर है जिसमें ऐसे पार्टिकल्स जो हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, वहां पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने लिमिटेशन भी डिस्कस कर लिया किसकी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं न्यूटन लॉज आर इंपीरिकल लॉज।
deduced from experiments. वो कहता है कि न्यूटन के लॉज सादा तरीन फॉर्म में हैं और इनको उसने कहाँ से ऑब्टेन किया था, एक्सपेरिमेंट से। और आपको पता है लॉ तभी बनता है जब वो हर जगह क्या हो, वैलिड हो। तो ये इंपीरिकल लॉज थे और कहाँ से उसने ऑब्टेन किए थे, एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन के जो लॉज हैं फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुए थे, उसकी फेमस बुक थी, उसका नाम क्या था, प्रिंसिपिया। वो हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे न्यूटन लॉज were first time published in 1687 in his famous book Principia। तो उसकी फेमस बुक है प्रिंसिपिया, जिसमें फर्स्ट टाइम न्यूटन के लॉज क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने डिस्कस किया है किसका, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। जी स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होता है। हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहता है एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो कहती है उसी तरह ही मूव करती रहे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है। इसी चीज को हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं। अ बॉडी इज एट रेस्ट देन it will remain at rest, and if a body is moving with uniform velocity, then it will continue to do so unless acted upon by some external unbalanced force। वो कहता है एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी मोशन को क्या रखती है, बरकरार रखती है, जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे अब हम इसकी क्या राइट करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, वो भी हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन, वो भी हम राइट कर लेते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia। कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। नया लफ्ज आ चुका है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे हम किसको डिफाइन कर लेते हैं, इनर्शिया को, कि इनर्शिया होता क्या है। यहाँ पे हम राइट किसको करने जा रहे हैं जी, इनर्शिया को। इनर्शिया क्या है, द प्रॉपर्टी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खासियत टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सिंपल सी चीज है कि इनर्शिया किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत को या मोशन की हालत को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो हम यहां पे लिखेंगे mass of a body is quantitative measure of its inertia। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, मैस होता है। मैस ही बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा। एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस ज्यादा है तो वो अपनी रेस्ट की हालत को और मोशन की हालत को अच्छे तरीके से बरकरार रख सकता है। तो इन शॉर्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस ज्यादा हो उसका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा, और जिसका मैस कम हो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम। वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अ बॉडी having more mass have large inertia। एक बॉडी है उसका मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। सिमिलरली अ बॉडी हैव लेस मैस हैव स्मॉल इनर्शिया। एक बॉडी है उसका मैस ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा, और अगर उसका मैस कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पे हम मेजरमेंट्स बना सकते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई वाल है तो वाल का कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉर्नर हम ओरिजिन ले सकते हैं और ओरिजिन से हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाल क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सबसे पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे इन विच measurements are made। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम मेजरमेंट्स बना सकते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसकी दो टाइप्स हैं, नाम आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला जो है उसे हम इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और जो दूसरा है अगर वो नॉन इनर्शियल है तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, नॉन एक्सेलरेटेड, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन शॉर्ट कह सकते हैं नॉन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ये एक्सेलरेटेड है तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। इसी को हम डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सबसे पहले कहता है इनर्शियल है तो इनर्शिया से निकला है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहली डेफिनेशन ये हम राइट कर लेते हैं, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law is valid। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें वैलिड नहीं होगा उसे हम किसका नाम देंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। वो भी हम राइट कर लेते हैं, अ फ्रेम ऑफ reference in which Newton's
फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम यहां पे लिखेंगे इसमें एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, जीरो करना है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं या तो ये रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव। ऐसी बॉडी जो रेस्ट में उसका एक्सेलरेशन नहीं होता, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसमें भी एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो। तो उसको हम यहां पे राइट कर लेते हैं, इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, ये रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है। तो जब भी बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे राइट करना है, वो क्या है, नॉन इनर्शियल, या दूसरा उसका नाम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो भी हम आसानी से राइट कर सकते हैं, इट इज नॉट एट रेस्ट or moving with non uniform velocity। ये रेस्ट में नहीं होता या किसके साथ मूव करता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन मौजूद होता है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट उसने एग्जांपल हमें दी है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको पता है जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और अर्थ इज कंसीडर्ड एज परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज है उसे स्टेशन कर दें, वो इनर्शियल होगी या नॉन इनर्शियल होगी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो इनर्शियल होगी, बिकॉज अर्थ के ऊपर कोई भी चीज हो तो वो किस में होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद होगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है, सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म राइट करते हैं, और जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे उसकी स्टेटमेंट को राइट करने के लिए। हम राइट करते हैं, जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी बॉडी में फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, और अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है एक बॉडी है उसका मास क्या है, कम है, तो उसमें एक्सेलरेशन हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बॉडी है उसका मास क्या है, ज्यादा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो फोर्स है वो हमेशा नेट फोर्स होनी चाहिए, मतलब फोर्स हमेशा चेंज होगी। और आपको पता है जब भी फोर्स चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन चीज में प्रोड्यूस हो सकता है, वरना उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। यही इसकी क्या है, स्टेटमेंट जो हम राइट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म से। आए हम राइट कर लेते हैं, हम यहां पे राइट करेंगे व्हेन अ नेट फोर्स acts on a body it produces acceleration in the direction of net force।
ये एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और इसी चीज को हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाना है और हम इसकी बाकी स्टेटमेंट भी राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड is directly proportional to net force and inversely proportional to its mass। ये इसकी स्टेटमेंट थी, सिंपल स्टेटमेंट है। जब भी कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेट फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट मास के हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ए मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। और अगर मैं यहाँ से फोर्स फाइंड करना चाहता हूँ, F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एंड करें तो यहाँ पे क्या आता है K, और ये किसके इक्वल होगा, एम ए। और वो कहता है जी यहाँ पे K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, तो F किसके बराबर आएगा, 1, और साथ में एम ए, तो फोर्स किसके बराबर आती है, एम ए। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म राइट की है, वो किसकी है, फोर्स की है। मतलब किसी भी बॉडी का मास और साथ में एक्सेलरेशन मौजूद हो, हम आसानी से उसके ऊपर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आ चुकी है फोर्स, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स होती क्या है। हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं किसको, फोर्स को। हम यहाँ पे राइट करेंगे द फोर्स मूव्स or tends to move and stops or tends to stop. The state of rest or motion of a body, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो उसे बरकरार रखती है रेस्ट में, और अगर मोशन में है तो मोशन में बरकरार रखती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम यूनिट राइट करने जा रहे हैं किसका, फोर्स का। हम लिख लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिकली जो फोर्स है उसका रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर हम यहाँ पे इसके SI यूनिट की बात करें तो इसका जो SI यूनिट क्या है वो न्यूटन है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स वो कौन सा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन क्या होता है। यहाँ पे हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं जी, 1 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 न्यूटन, यहाँ पे मास क्या लिखेंगे 1 kg, और एक्सेलरेशन भी कितना लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, बहुत आसान है। हम राइट करेंगे द फोर्स इज 1 Newton. The force is 1 Newton when a body of
mass 1 kg is accelerated through 1 meter per second स्क्वायर। एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन होगी, जब 1 kg बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, 1 न्यूटन होगी। यहां पे एक और चीज भी हमने राइट करनी है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ gives definition of force, but Newton's second law of motion gives measurement of फोर्स। जो न्यूटन का पहला लॉ है उससे हम डेफिनेशन फोर्स की हासिल करते हैं, और जो दूसरा लॉ है वहां से हम उसकी क्या राइट करते हैं, मेजरमेंट राइट कर लेते हैं। यहां पे एक और चीज है, इसका जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स, वो डाइन होता है। वो क्या होता है, री डाइन। यहां पे हम राइट कर लेते हैं, जो 1 डाइन है उसकी वैल्यू होती है 0.0001 न्यूटन। हम इसे राइट कर सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल टू, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे डेसिमल 1 के बाद होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1×10⁻⁵ न्यूटन। यहां से हम एक और चीज भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने 1 न्यूटन फाइंड करना हो तो 10⁻⁵ इधर आके डिवाइड होगा और ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻+5। तो इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं कि 10⁻+5 और साथ में डाइन, वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। That was all about Newton's second law of motion। लास्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट राइट करते हैं। सबसे आसान जो लॉ है वो कौन सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction। वो कहता है एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। में आपको सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इन रिटर्न भी वो आपको सेम उसी हिसाब का थप्पड़ रिसीव करेगा, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता कि एक थप्पड़ के बदले आपको एक थप्पड़ नहीं मिलेगा, 2-3 और मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी को थप्पड़ मारा है उसके बदले में वो खुद को थप्पड़ मार दे, वो आपको मारेगा। एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। एक और मिसाल देता हूं, हम जमीन के ऊपर चलते हैं तो हम फोर्स किसके ऊपर लगाते हैं, जमीन के ऊपर, लेकिन जो अर्थ है, जमीन है, वो हमारे ऊपर एक क्या लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर चलते हैं। यहां पे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन राइट कर लेते हैं। यहां पे हम इसकी राइट करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। वो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट on a
सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते, वो अपोजिट बॉडी के ऊपर क्या करते हैं एक्ट। बट एक चीज है, टाइम फॉर एक्शन एंड रिएक्शन रिमेन्स सेम। हाँ जी, एक चीज है जो एक्शन और रिएक्शन के लिए सेम रहती है, वो क्या है, टाइम है। साथ में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर, कि उनकी जो नेचर है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आपको भी क्या पढ़ना चाहिए, थप्पड़ ही पढ़ना चाहिए। लास्ट में हम इसकी राइट कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं इसकी एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, लास्ट में हम राइट कर सकते हैं फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। तो वो जो फ्लाई करते हैं वो किसके तहत फ्लाई करते हैं, वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपल हमारे पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन डिटेल और साथ में सिंपलेस्ट वे में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को क्या किया है, डिस्कस। होप सो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।